हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिमांक में ओनोमन पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है हिमांक में ओनोमन। ओनोमन का मतलब होता है कमी। अब इसी को अंग्रेजी में अगर लिखेंगे, डिप्रेशन इन फीलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका इंग्लिश होगा। सबसे पहले हिमांक को परिभाषित करना होगा। हिमांक बढ़िया से जान जाएंगे तो हिमांक में ओनोमन भी आपको आ जाएगा। अगर आप ही से पूछा जाए कि हिमांक क्या है, तो आपका यही उत्तर होगा कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमता है उसका हिमांक कहलाता है। लेकिन यह पांचवा छठा में तो परिभाषा चल जाएगा मेरे बच्चों, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में यह परिभाषा बिल्कुल गलत होगा। तो प्रश्न उठता है कि हिमांक को कैसे परिभाषित करें। तो आप बहुत ही प्यार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। हिमांक वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस रूप तथा द्रव रूप का वाष्पदा समान होता है, हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस रूप तथा द्रव रूप का वाष्पदा समान होता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। या दूसरे ढंग से भी इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ के द्रव तथा ठोस रूप साम्यावस्था में होते हैं, हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के द्रव रूप तथा ठोस रूप साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में अगर हों, तो वह ताप निश्चित रूप से उस पदार्थ का हिमांक कहलाएगा। अब देखिए, इस बात को समझना अति आवश्यक है। परिभाषा रटेंगे, 2-4 दिन में आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो परिभाषा नहीं रखना है, तो इसको समझना जरूरी है। पहला डेफिनेशन आपका है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस तथा द्रव रूप का वाष्पदा क्या हो जाए, समान हो जाए। दूसरा है कि द्रव और ठोस के बीच में कौन अवस्था हो, साम्यावस्था हो। तो निश्चित रूप से उस ताप को हम उस पदार्थ का हिमांक कहेंगे। अब इसको समझिए आराम से, रटना नहीं है, रट करके कुछ नहीं कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है और इसमें जल है। क्या है? शुद्ध जल या केवल जल लिख सकते हैं। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सी। तो बताओ कि 25 डिग्री सी पर अगर जल है तो इसका वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा? निश्चित बनेगा। किसी भी ताप पर वाष्प तो बनेगा ही, वाष्पशील द्रव है तो वाष्प इसका बना और इसका जो वाष्प दाब है (0.03 atm है। यह प्रायोगिक मान है, अपने से हम मान नहीं लिख रहे हैं। प्रयोग के आधार पर जो मान आया उसको मैं लिख रहा हूं। 25 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब होता है 0.03 atm। जल से बर्फ बनता है ना। सपोज कीजिए कि यहां पर आपका बर्फ है, बर्फ जल एक का ठोस रूप क्या है? बर्फ है ना जी। जल तो द्रव के रूप में है और उसका ठोस रूप आपका बर्फ होता है। तो बर्फ का वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा? तो आप कहिए कि निश्चित रूप से वाष्प दाब इसका भी होगा, लेकिन कम होगा। कोई भी वाष्पशील अगर द्रव है, अगर वह ठोस में बदलता है तो उसका भी वाष्प दाब होगा ही, कम अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा। इसका भी वाष्प बनेगा और इसका वाष्प दाब है आपका प्रयोग के आधार पर पाया गया है 0.006 atm। बर्फ है क डिग्री पर होगा? 0 डिग्री सी पर होगा। अब देखिए, यह आपका द्रव है, द्रव, यह क्या है? ठोस है। दोनों रूप का वाष्प दाब समान हो जाए जिस ताप पर, उसी को हिमांक कहते हैं। तो 0.03 atm है, इसको लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कितना? 0.006। तो बताइए कि वाष्प दाब 0.03 से घटा करके 0.006 atm करना है तो ताप क्या करना होगा? बढ़ाना होगा कि घटाना होगा? आप जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, ताप घटाने पर वाष्प दाब क्या होता है? घटता है। पहले पढ़ चुके हैं। तो ताप घटाना पड़ेगा ना जी। तो 25 डिग्री से घटा करके ताप कितना करना होगा? 0 डिग्री सी करना होगा। तो 25 डिग्री सी से जब 0 डिग्री सी करेंगे तो बर्फ बनना आपका शुरू होगा। 0 डिग्री सी पर द्रव और ठोस दोनों रूप होंगे और दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। लेकिन यह तभी समान हो सकता है जब द्रव और ठोस के बीच में साम्यावस्था हो। कौन अवस्था हो? साम्यावस्था होगा तभी वाष्प दाब भी समान मिलेगा। तो इसीलिए दो तरह से परिभाषा इसका लिखवाया गया, एक वाष्प दाब के आधार पर, एक साम्यावस्था के आधार पर। बात समझ में आ गई? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर आपका जल है। अब थोड़ा साम्यावस्था पर हम लोग डिस्कशन कर लें। जल है, जल का ताप कितना है? 0 डिग्री सी है। द्रव है, जल तो द्रव के रूप में है। अब हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, 0 डिग्री सी कर रहे हैं। तो बताइए कि यहाँ पर द्रव भी होगा और ठोस भी होगा, दोनों रूप को एग्जिस्ट करेगा। जब आप जल जो 25 डिग्री सी पर है इसको ठंडा करेंगे, 0 डिग्री सी ताप कर देंगे, तो द्रव ठोस में बदलना यानी कि बर्फ में बदलना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो द्रव और ठोस दोनों रूप में कितना डिग्री पर?
0 डिग्री C ताप पर होगा और दोनों के बीच में साम्यावस्था होगी। कौन अवस्था होगी? जब साम्यावस्था होगी तभी आपका जो वाष्प दाब होगा, द्रव का भी वाष्प दाब हो जाएगा कितना? 0.006 atm और ठोस रूप का भी वाष्प दाब हो जाएगा 0.006 atm। दोनों का वाष्प दाब तभी समान मिल सकता है जब द्रव और ठोस में कौन अवस्था हो? साम्यावस्था हो। जितना द्रव ठोस में बदले और उतना ही ठोस द्रव में बदल जाए तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि द्रव और ठोस के बीच में कौन अवस्था है? साम्यावस्था है। साम्यावस्था में द्रव और ठोस दोनों का अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है, न इसका अमाउंट बढ़ेगा न इसका अमाउंट बढ़ेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? साम्यावस्था तब स्थापित होती है जब दो विपरीत प्रक्रियाएं समान वेग से होती हैं। तो जैसे द्रव से ठोस में बनना, इसको क्या कहेंगे? जमना, फ्रीजिंग। और ठोस का द्रव में बदलना, इसको हम मेल्टिंग कहेंगे। तब फ्रीजिंग का ठीक उल्टा का मेल्टिंग होता है और दोनों का वेग क्या है? समान है। तो निश्चित रूप से द्रव और ठोस के बीच में कौन अवस्था है? साम्यावस्था है। बात समझ में आ गई? द्रव और ठोस, द्रव में आपका जल और ठोस का मतलब बर्फ। तो जल और बर्फ के बीच में साम्यावस्था कब होगा? जब रेट ऑफ फ्रीजिंग बराबर होगा रेट ऑफ मेल्टिंग। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि द्रव और ठोस के बीच में क्या है? साम्यावस्था है। बात समझ में आ गई? तो समझ गए होंगे 0 डिग्री C पर द्रव और ठोस दोनों रूप का वाष्प दाब क्या है? समान है। तो निश्चित रूप से 0 डिग्री C जो होगा वह जल का हिमांक होगा। क्या होगा? जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वह 0 डिग्री C होगा, क्योंकि इसके द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या है? सेम है। क्लियर? अब देखिए, इसको एकदम सरल ढंग से समझिए। द्रव और ठोस दोनों किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो निश्चित रूप से जब दोनों इक्विलिब्रियम में होगा तो एक खास ताप पर इन दोनों अवस्थाओं का वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब भी क्या होगा? समान होगा। जल है किस अवस्था में है? द्रव की अवस्था में है और बर्फ आपका जो है ठोस अवस्था में है। 0 डिग्री C पर 0 डिग्री C पर दोनों अवस्था का वाष्प दाब 0.006 atm है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि 0 डिग्री C जल का हिमांक है। बात समझ में आ गई? तो परिभाषा यही कह रहा है कि किसी पदार्थ के ठोस और द्रव अवस्था का वाष्प दाब जिस ताप पर समान हो जाता है वही ताप उसका हिमांक कहलाता है। और जब वाष्प दाब इन दोनों अवस्थाओं का समान मिलेगा तो निश्चित रूप से द्रव और ठोस साम्यावस्था में होंगे, उनके बीच में साम्यावस्था होगा। साम्यावस्था भी मैंने आपको डील कर दिया कि रेट ऑफ फ्रीजिंग रेट ऑफ मेल्टिंग के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, अमाउंट आपका फिक्स्ड हो जाए। तब आप समझ लें कि द्रव और ठोस के बीच में क्या है? साम्यावस्था है। अब इसको ग्राफ के द्वारा मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दें। वाष्प दाब और यहां पर है ताप।
ऐसा कुछ कर्व है, आप बना लेंगे। देखिए यह विलायक है और यह जो कर्व है यह ठोस विलायक का है। यहां पर विलायक द्रव के रूप में है, क्योंकि ठोस जब बनेगा तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, घटेगा, घट रहा है ना। ठोस का वाष्प दाब तो ऐसे ही कम होता है, द्रव से तो कम ही होगा। अब देखिए विलायक का ताप हम कम करते जा रहे हैं। ताप जब इसका घटाएंगे तो वाष्प दाब भी कम हो रहा है, वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इस बिंदु पर आप देखिए दोनों कर्व एक दूसरे को मिल रहा है, यानी कि इस बिंदु पर द्रव और ठोस से साम्यावस्था में है। किस अवस्था में है, तो साम्यावस्था में है, यानी कि द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब यहाँ समान मिल रहा है। देखिए कि दोनों अवस्था का वाष्प दाब समान है, ये कहीं है। अब इसका संगत ताप आप निकाल लीजिए, तो यहाँ जो टेम्परेचर जो होगा वह विलायक का हिमांक कहलाएगा, जिसको टी नॉट एफ द्वारा क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए विलयन का हम हिमांक पर चर्चा करेंगे। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय आप मिला देंगे तो वाष्प दाब घट जाएगा ना, तो वाष्प दाब घटेगा तो उसका हिमांक भी शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाएगा। आप देखेंगे कैसे ग्राफ के द्वारा घट रहा है। विलयन का तो जो कर्व होगा वह इसके नीचे होगा, ये विलयन का कर्व है। ताप हम कम कर रहे हैं, इसका वाष्प दाब घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। जेव ही इसे ठोस वाला कर्व से जिस पॉइंट पर मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर विलयन के द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब देखिए यहाँ पर समान हो गया, समान हो गया ना जी। यानी कि इसके विलयन है, विलयन के ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या मिला है, समान। यानी कि इसके द्रव और ठोस के बीच में साम्यावस्था है। जब तक साम्यावस्था नहीं होगा तब तक वाष्प दाब समान नहीं मिलेगा, मान करके चलिए। अब इसका संगत ताप आप क्या करें, निकाल लें, तो यहाँ जो ताप आएगा यह विलयन का हिमांक होगा। अब बताएं कि दोनों में कौन बड़ा है, तब विलायक वाला हिमांक ज्यादा है और विलयन वाला क्या है, कम है। अब दोनों के हिमांक का अंतर निकालेंगे तो इसी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन, और इसको हम डेल टीएफ के द्वारा क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया, कि दिक्कत है इसमें। तो ये ग्राफ के द्वारा हम आपको बताया कि हिमांक किसको कहा जाएगा, हिमांक में अवनमन किसको कहा जाएगा। मेरी बात फॉलो किए। तो हिमांक में अवनमन को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे। हिमांक में अवनमन लिखेंगे जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है। वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। फलतः विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। यदि टी नॉट एफ बराबर विलायक यानी शुद्ध विलायक
का हिमांक और TF बराबर विलयन का हिमांक। तो बताइए कौन बड़ा है? T नॉट F है, यहां से यहां तक मान है, यहां से यहां तक, और TF आपका यहां से यहीं तक है। तो कौन बड़ा है? विलायक वाला, ठीक है ना। अतः डेल TF बराबर क्या हो जाएगा? T नॉट F माइनस क्या? TF। डेल TF यानी कि हिमांक में अवनमन होगा T नॉट F माइनस TF। क्वथनांक में उन्नयन के ठीक उल्टा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या था? TB माइनस T नॉट B। यहाँ T नॉट F माइनस TF होगा, इसको दिमाग में रखना होगा, ध्यान से यहाँ देखना होगा। तब इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कोई आपसे पूछे कि हिमांक में अवनमन क्या है, तो कहानी नहीं लिखना है, एक लाइन में आप इसका उत्तर देंगे। विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक में के अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसको मिटा दें। अब क्या लिखेंगे? अतः विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक के अंतर को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन कहा जाता है। अर्थात T नॉट F विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक को क्या कहेंगे? हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे इसके द्वारा डेल्टा TF द्वारा सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा TF द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर कट समझ में आ गया ना? किसका हिमांक ज्यादा होता है? विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, विलयन का कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो ही विलायक में आप अवाष्पित विलय मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब घटेगा, तो वाष्प दाब घटेगा, तो वाष्प दाब प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। वाष्प दाब कम है यानी कि टेम्परेचर कम, यानी कि उसके हिमांक का जो ताप है वह भी घट जाएगा। किससे? विलायक से घट जाएगा। तो विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा देंगे तो जो कमी आपका प्राप्त होगा उसी को हमें क्या कहेंगे? कितना कम हुआ कैसे निकालेंगे? तब विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो कमी निकल जाएगा। जो कितना कमी हुआ उसी को हम हिमांक के अवनमन के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? डेल्टा TF। तो आपका फॉर्मूला मिल गया ना जी। डेल्टा TF बराबर हो गया T नॉट F माइनस TF। इसी से दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। T नॉट F बराबर क्या होगा? डेल TF प्लस TF, और TF बराबर क्या होगा? T नॉट F माइनस डेल TF। ये तीनों सूत्र को याद रखें, न्यूमेरिकल बनाने में आपका काम करेगा। ठीक है, अब इसको मिटा दें। एक चीज तुमको मैं बताना चाहूंगा, हिमांक और गलनांक दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जैसे दिन का उल्टा रात है, अमीर का उल्टा गरीब है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना? ठीक उसी प्रकार से हिमांक का उल्टा गलनांक होता है। आपने साम्यावस्था में बताया था कि फ्रीजिंग का बेग मेल्टिंग के बेग के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो फ्रीजिंग का ठीक उल्टा मेल्टिंग होता है।
फ्रीजिंग पॉइंट का अपोजिट है क्या आपका मेल्टिंग पॉइंट। एक पदार्थ के फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपका समान हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। किसी पदार्थ का जमना ये फ्रीजिंग है और किसी पदार्थ का पिघलना आपका क्या है मेल्टिंग है। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जमता है उसको हम हिमांक कहेंगे, जो छठा क्लास में परिभाषा देते हैं। और वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलता है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको गलनांक या द्रवणांक के नाम से जानते हैं। तो यह दिमाग में मत रखिएगा कि हिमांक का गलनांक एक ही है, ठीक है ना। न्यूमेरिकली एक हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। एक जमता है, जमने का बिंदु है, और एक पिघलने का बिंदु है। अब मोलालिटी और हिमांक के अवनमन में संबंध के बारे में देखें। प्रयोग द्वारा पाया गया जैसे आप क्वथनांक में उन्नयन पढ़े थे, सेम वही है हिमांक में अवनमन, खाली बी के जगह पर एफ कर देना है, सब कुछ वही होगा। एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। डेल टी एफ प्रोपोर्शनल एम। एम यहां पर क्या है, एम आपका मोललता है। चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट के रूप में यहां पर हम केबी का प्रयोग नहीं करेंगे, केएफ का करेंगे। उन्नयन में केबी था, यहां पर केएफ, तो केएफ गुना क्या हो जाएगा एम। केएफ क्या है, इसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे, या इसका एक दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ज्यादा प्रचलित यही नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। इसका यूनिट वही होगा जो केबी का यूनिट आप पढ़े थे। केएफ का मात्रक बोलिए क्या होगा, केएफ बराबर लिख सकते हैं डेल टीएफ बाई एम। अब डेल टीएफ केल्विन, और एम माने मोल प्रति केजी, मोल प्रति क्या केजी, और केजी ऊपर चला गया तो केल्विन केजी क्या होगा पर मोल। केबी का भी तो यही मात्रक था, और केएफ का भी यही मात्रक होगा। और चाहे इसको आप लिख सकते हैं केल्विन पर मोलल। केल्विन, ये केल्विन हो गया, एम माने मोलल, केल्विन पर मोलल भी कह सकते हैं। अब देखो एम बराबर तुमने पढ़ा था, कल भी बताए थे। एम बराबर आपका होता है अब केएफ का डिफिनेशन कैसे, केबी का डिफिनेशन आपने दिया था परिभाषा, सेम उसी तरह से अगर इसमें हम एम बराबर 1 रख दें, मोलालता 1 हम मान लें, तो क्या हो जाएगा जी, डेल टीएफ बराबर आपका क्या होगा केएफ। तो क्या परिभाषा बना, केएफ क्या है जी, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन होता है जब विलयन की मोललता कितनी हो, इकाई हो। कहने का मतलब कि जब विलयन की मोललता आप इकाई ले लेंगे तो हिमांक में अवनमन जो आएगा वही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। यानी कि केएफ डेल टीएफ जो है वह केएफ बन जाएगा। कब ऐसा होगा, जब मोललता इकाई हो जाए तब ऐसा होगा। ये परिभाषा दे सकते हैं केएफ, ठीक है ना। हिमांक में अवनमन होता है जब विलयन की मोललता कितना हो, इकाई। ये किसका परिभाषा हो गया,
KF की परिभाषा रटना नहीं है, यहाँ से आप समझ लें कि m बराबर 1 रखेंगे तो डेल्टा TF बराबर क्या मिलेगा, KF। तो परिभाषा क्या बनेगा, KF डेल TF है कब, जब विलयन की मूलंतर कितना हो, 1 हो, इकाई हो। क्लियर हो गया, इसको मिटा दें। अब देखो m बराबर मूलंतर बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार ग्राम में गुना कितना, 1000। कहीं होता है ही, चाहे तुम लिख सकते हो विलेय का भार, मोल के लिए क्या लिखोगे, भार बटा अनुभार, विलेय का अनुभार गुना विलायक का भार, किसमें, ग्राम में ना, गुना कितना, 1000। तो इसको हम W2 कहते हैं, इसको हम M2 मानेंगे और इसको हम W1 मानेंगे। तो इसमें रख देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल TF बराबर हो जाएगा KF W2 by M2 इंटू 1000 बाई W1। तो डेल TB या डेल TF के फॉर्मूला में क्या अंतर है, खाली KB के जगह पर KF हो गया है और सब तो ज्यों करते हुए। तो इस पर सवाल बना सकते हैं, सब दिया है, W2 कहेगा कि निकालिए विलेय का भार, सब दिया हुआ है, कहेगा कि विलेय का अनुभार निकालिए, चाहे मोलर द्रव्यमान निकालिए, आराम से इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। और इस पर सवाल पूछा ही जाता है हिमांक में अनुमान पर, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। KF कैसे निकालेंगे, देखिए KF निकालने का एक फॉर्मूला हम दे रहे हैं, जैसे KB का दिए थे वैसा ही KF का है। KF बराबर हो जाएगा R T0F का होल स्क्वायर बाई 1000 LF। R क्या है जी, गैस स्थिरांक, ठीक है, इसका मान जूल में रख सकते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। LF पर निर्भर करेगा, LF का मान किस में दिया हुआ है, जूल में दिया है तो जूल वाला रखिएगा R का मान, और चाहे रख सकते हैं कैलोरी वाला, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। कल भी बताए थे। LF क्या है, LF आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, यह किसमें होना चाहिए, प्रायः पर ग्राम में आपका देगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि गलन की गुप्त ऊष्मा मैंने बताया कि जूल पर ग्राम में है, तार का मान कितना रखेंगे, 8.314, और इसका अगर इकाई दिया है कैलोरी पर ग्राम, तो अब इसको हम रखेंगे, R का मान कितना, 2 रखना होगा, इसी पर ध्यान देना है। और T0F बराबर होगा, ठीक है ना, विलायक का हिमांक, विलायक का क्या है, हिमांक। एक चीज और हम बता देना चाहेंगे, डेल फ्यूज H बराबर होता है, ठीक है, क्या ऐसा कर लो, LF बराबर डेल फ्यूज H बटा में अमाउंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन के एंथैल्पी में उसके मोलर मास से भाग दे देंगे तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, निकल जाएगी। तो अगर मान लो कि इसका भी मान दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा क्या, KF बराबर, ये M1 तो ऊपर चला जाएगा,
आर एमोन टी नॉट एफ का होल स्क्वायर बाई 1000 डेल फ्यूज एच, ये फॉर्मूला आपका बन सकता है। डेल फ्यूज एच क्या है बोलिए? गलन की एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी ये पर मोल में दिया रहेगा, जूल पर मोल रहेगा चाहे कैलोरी पर मोल में होगा। अब पर ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे? मोलर मास से इसमें क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। ये आपका एलएफ पर ग्राम में होगा, ठीक है ना? तो एलएफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल फ्यूज एच बटा में एमोन। एमोन क्या है? एमोन आपका विलायक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। अब देखिए इस पर है कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे, जरा देख लीजिए। हमें एलएफ की चर्चा करेंगे, कैसे हम केएफ निकालेंगे, ठीक है? इसको मिटा दें। दे दिया क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है ना? केएफ निकालें। केएफ क्या करें? निकालें। कैसे निकालिएगा? बोलिए। केएफ बराबर क्या फॉर्मूला है? आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर बाई 1000 एलएफ। आर का मान 2 रखना होगा क्योंकि कैलोरी में दिया है, और टी नॉट एफ जल का जो हिमांक है, अरे विलायक के रूप में जल ना होगा जी, तो जल का हिमांक कितना होता है बोलिए? 0 डिग्री सी, यानी कि 273 केल्विन। कितना केल्विन? 273। उसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 273 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बाई 1000 गुना कितना? 80। अब ये वैल्यू, अब इसको थोड़ा काट छांट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 पॉइंट कितना? 86 केल्विन केजी पर मोल। कहने का मतलब कि जल के लिए जो आपका केएफ होगा, मोलर अवनमन स्थिरांक, वह होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना? केएफ आपको निकालना है। अब बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? दिया हुआ है। अरे जले का ना ठोस रूप है आपका क्या है? बर्फ। तो बर्फ ना पिघलेगा जी, जल का नहीं ना देगा गलन की गुप्त ऊष्मा। जल का वाष्पीकरण होता है ना, हो सकता है। जल तो द्रव है, और द्रव का ठोस रूप आपका क्या है? बर्फ। तो बर्फ के गलन की ऊष्मा आपको इसमें दिया रहेगा। मेरी बात को रोकिए, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा रिवीजन, 2 मिनट। बोलिए हिमांक क्या है? तो आपका उत्तर होगा वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के द्रव तथा ठोस अवस्थाओं का, अवस्था चाहे रूप भी कह सकते हैं, रूपों का वाष्प दाब समान हो जाए, उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। चलिए इसको दूसरे ढंग से कैसे परिभाषित करेंगे? वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के द्रव तथा ठोस अवस्था के बीच कौन अवस्था हो? साम्यावस्था हो। माने वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के द्रव और ठोस अवस्था के बीच साम्य हो, साम्यावस्था हो, गतिक साम्यावस्था हो, तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। इस तरह से डिफिनेशन देंगे। हिमांक में अवनमन क्या है? तो विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटाने पर
हिमांक में अवनमन क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसी को हम हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन कहते हैं। विलायक और विलयन के हिमांकों के अंतर को हिमांक में क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम करेगा। तो अगला क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे और परासरण दाब भी समय मिलेगा तो शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।